हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बायोलॉजी क्लास। हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे थे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड हमें पता है कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट एंड इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर के पार्ट्स हम लोग थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। इफ आई टेक अ फ्लावर एंड मेक एन एलएस, तो हमें ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। सबसे नीचे क्या होता है, ये पेडिसल है विच इज कंसिडर्ड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, राइट। उसके ऊपर क्या है, दिस इज थैलेमस एंड थैलेमस पर ये चार वर्ल्स अरेंज्ड हैं। सबसे बाहर का जो वर्ल है उसको अपन कहते हैं कैलिक्स एंड द सिंगल मेंबर इज नोन एज सेपल। सेकेंड वर्ल को हम कहते हैं कोरोला एंड सिंगल मेंबर इज नोन एज पेटल। थर्ड जो वर्ल्ड है कोरोला के अंदर, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड इस एंड्रोशियम में सिंगल मेंबर को हम कहते हैं स्टेमन। एंड द इनर मोस्ट वर्ल्ड इज नोन एज गाइनोशियम एंड गाइनोशियम के सिंगल मेंबर को हम कहते हैं कार्पल। अच्छा, ये जो गाइनोशियम है, इस गाइनोशियम में कार्पल का जो स्वॉलन पार्ट है नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड ओवरी, राइट। एंड ओवरी के अंदर देयर आर ओव्यूल्स। Two things that you must remember from this very point, that ovary जो है after fertilization converts into what, fruit, and the ovules that are present inside the ovary they convert into what, seeds. So आपने देखा है जितने भी हमारे fruits आज हम खा रहे हैं they are what, they are made from ovary. Once upon a time they all were ovaries. एंड जो सीड्स आज हम खा रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम दे आर ओव्यूल्स, दे वर ओव्यूल्स। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इनटू सीड्स एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। नाउ सबसे पहले हम लोग इन दो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बिकॉज दीज टू पार्ट्स आर essential parts of the what, flower. Why essential? Because इन्हीं में ही क्या बनता है, मेल एंड फीमेल गेमीट बनता है, तो इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड व्हाट, एसेंशियल पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम। नाउ इन एंड्रोशियम द सिंगल मेंबर इज कॉल्ड अ स्टेमन। सी हियर आई शुड राइट एंड्रोशियम, and the single member of androecium is called stamen, and the technical name for stamen is microsporophyll, right? It is called microsporophyll. The stamen has three parts. One is anther, or this part is called anther, right? The filament, this is filament, and there is a connective that joins anther with the filament. This is called connective. So these are three parts of any stamen. And the anther has what? Anther has pollen grains inside it. Pollen grains which have another name, microspores. They are produced inside what? Anthers. Let us see the detailed structure now. See, stamen, microsporangium and pollen grain. See, I have written a technical name and outside the common name. Stamen is the common name for microsporophyll. Stamens, they bear what? Anthers. Anther is the fertile part of stamen, right? Inside anther we have microsporangium or the pollen sac or the pollen chamber, right? And inside pollen sac there is formation of microspore mother cells or pollen mother cells, right? These pollen mother cells after meiosis they produce what? Microspores or the pollen grains, right? Microsporophyll is diploid in nature, right? As you know, the plant body of what? Angiosperm is called sporophyte.
प्लांट बॉडी इज व्हाट? स्पोरोफाइट विच इज ऑलवेज डिप्लॉयड। तो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है और उसी पे क्या बनते हैं? आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ क्या बनते हैं? फ्लावर्स बनते हैं, राइट। फ्लावर में क्या है? एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम का सिंगल मेंबर स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। इस पर कौन बनता है? एंथर, द फर्टाइल पार्ट। दिस इज अगेन डिप्लॉयड। इस एंथर के अंदर देयर आर pollen chambers or pollen sacs, or the technical name given to pollen sac or pollen chamber is microsporangium. This is again diploid. Inside microsporangium there will be formation of microspore mother cells or the pollen mother cells. They undergo what? Meiosis to produce what? Microspore or pollen grains. Now I hope you understand the diploid and haploid. Diploid means there are two sets of chromosomes, and haploid means there is a single set of chromosome. If you talk about human beings, we human beings have 23 pairs of chromosomes, that is 46 chromosomes in our diploid cells. But in our haploid cells, that is gametes, sperm and egg, we have just 23 chromosomes. That's why they are known as diploid and haploid. These are haploid, this is diploid. See, because microspore mother cells or pollen mother cells are undergoing meiosis, the microspore or the pollen grain are haploid. See, this is the stamen shown over here, right? This is anther. Connective has not been shown, but this is the filament, and filament again has two parts. One is distal end, another is proximal end. Proximal to thalamus and distal means away from thalamus. So the proximal end of filament is attached to thalamus, and the distal end of filament has what? Anther over it. And the one thing that you are able to see is there are two lobes. These are two lobes. In every anther you have two lobes. Now this is what? This is a TS of anther. What are you able to see? This is the TS of anther. See, we have seen anther and filament. This is the TS of the anther, and this TS of anther, you are able to see two lobes in each anther. This is lobe 1, this is lobe 2. Lobe 1 has what? 1 and 2, two pollen chambers, and lobe 2 also have two pollen chambers. I have numbered them 1, 2 and 3, 4. These pollen chambers have got another name, that is microsporangium, और प्लूरल हम क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया. अच्छा, अधिकतर एंथर्स में और अधिकतर स्टेमन्स के एंथर्स में यहां दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और इन दो लोब्स की वजह से ऐसे स्टेमन्स को हम कहते हैं डायथीकस स्टेमन्स. तो व्हाट आर डायथीकस स्टेमन्स? दीज आर स्टेमन्स in whose anther there are two lobes in an anther with two pollen sacs per lobe. ये एक लोब है. इस एक लोब में दो pollen chambers हैं या दो microsporangia present हैं. Contrary to diathecus, the another term is monothecous stamens. क्या होते हैं monothecous stamens? जिनमें एक ही लोब प्रेजेंट होता है. Single lobe is there, and instead of overall 4 pollen chambers, they have just 2 pollen chambers. Diathecus have 4 pollen chambers, 2 lobes, 4 pollen chambers. Monothecus has 1 lobe and 2 pollen chambers, right? And majority of angiosperms are having diathecus stamens, whereas very few families, and one example बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवेसी एक फैमिली है जिसमें कौन आता है? चाइना रोज आता है हमारा, जिसमें हमारा हॉलीहॉक एल्थिया रोजिया आता है, जिसमें हमारा कॉटन आता है गॉसिपियम, और जिसमें हमारा ओकरा एबेल मॉस्कस. इनमें क्या होता है? इनमें मोनोथीकस स्टेमन्स होते हैं.
right? Now if we look at the walls of this anther, see this is anther, this is this circle is showing what, this circle has been enlarged here and you are able to see 4 layers, 1 2 3 and 4. Let us talk about these in the next slide. Wall of anther. There are 4 layers in what, microsporangium or the pollen sac. See, this is again a TS of anther and you are able to see what, 4 layers. The outermost one is epidermis. Inside to epidermis is endothecium. Next there is 2 to 3 layers collectively called middle layers, and the innermost layer is called tapetum. Now let us see the importance of these layers. Epidermis, the outermost, and is single layered. एक ही लेयर होती है चारों तरफ, ठीक है? अब देखें, ये एक ही लेयर, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है? ये एपिडर्मिस दिख रही है आपको. देन एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के बाद क्या है, ये मल्टीपल मिडिल लेयर्स होंगी एंड सबसे अंदर क्या हो जाएगी, टेपेटम, राइट? सो endothecium, epidermis, outermost layer, and it gives what? It gives protection. This is responsible for protection of the anther. Now inside epidermis we have endothecium whose cells are radially elongated. See, this we call as radially elongated. Radially elongated. These cells are radially elongated. Again, it consists of a single layer. Then we have middle layers. It's a group of 2 to 3 layers. 2 से 3 layers हैं और इनको हम collectively क्या कहते हैं, middle layers. और जो सबसे अंदर layer है, that is called tapetum. This is the innermost layer. And you would be surprised to know the endothecium and middle layers, both of them are involved in dehiscence of anther. Means rupture of anther followed by release of pollen grains. You know that at the time of maturity what happens, the anther is split open, right? And pollen grains जो होते हैं वो by means of insects, by means of air, अलग अलग plants में अलग अलग तरह का pollination होता है, they are released and they reach the stigma of the flower. The term is called pollination. ठीक है? We'll see later upon what pollination is and what are the agents of pollination. So the last layer, that is innermost one, which is also single. This is innermost. Tapetum is innermost layer, and this innermost layer is multinucleated and polyploid, which provides nutrition to the developing pollen grains. Pollen grains जो अंदर develop हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट कौन देता है? उनको नरिशमेंट ये टैपेटम ही देती है. दिस इज द टैपेटम, राइट? दिस प्रोवाइड्स नरिशमेंट. अच्छा, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय दिस डायग्राम. हियर यू आर सीइंग 2 स्लिट्स. यहां क्या हो गया है? आपको 4 pollen chambers नहीं दिख रहे हैं, यहां आपको 2 pollen chambers दिख रहे हैं. Why? Because at maturity what happens? 2 pollen chambers of one lobe and 2 pollen chambers of another lobe, they fuse together before rupturing. ये जो slit यहां बनी है, इस slit ओपन होने से पहले क्या हो जाता है? ये जो pollen chambers हैं, एक लोब के दोनों pollen chambers fuse होके क्या बना देते हैं? सिंगल pollen chamber बना देते हैं at maturity. So you should never be confused by this diagram. Now, one important thing that needs to be emphasized here is why tapetum is multinucleated or polyploid. See, जो nutritive tissue होता है, can anybody tell me the any other tissue that's there in plants which is again more than diploid, which is having more than 2 sets of chromosomes? Yes, endosperm. Endosperm is one such example in which what? There is the nucleus is triploid. Why it's triploid? बिकॉज उसको न्यूट्रिशन देना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा मेटाबोलाइट्स होने चाहिए. ज्यादा मेटाबोलाइट्स कब होंगे? जब उसके पास
मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करने वाले जीन्स की क्या होंगी, काफी सारी कॉपीज होंगी, तो वी कॉल देम न्यूट्रिटिव टिश्यू. दे आर सुटेबल. न्यूट्रिटिव टिश्यू हैज टू बी व्हाट, more than diploid. Why? Because it has to provide nourishment to some developing structure. So here tapetum is the nutritive tissue that provides nourishment to the developing pollen grains, and their ploidy is what, more than diploid, that is triploid or sometimes polyploid. और उनके पास क्या हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है. Now these are pollen grains, right? Now let us see various stages in the development of microspore. Microspore का development में क्या stages हैं, and I can call this as microsporogenesis. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कौन सी स्टेजेस से होता है? सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आई हैव गिवन टू ऑल द 4-5 स्टेजेस. सी ये सबसे यंग एंथर में ये वाला पॉलन चैम्बर दिखा रखा है मैंने. ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपमेंट हो रहा हो किसी एंथर में, नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपको बताया है कि पहले चारों के चारों एंथर्स के जो लोब्स हैं उनमें क्या होता है, देयर इज स्पोरोजिनस टिश्यू. बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करती हैं और क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं. और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फिर बाद में रिलीज होकर एक दूसरे से क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं. तो ये मैंने एक एंथर में दिखा रखा है, एंथर के 4 लोब्स में दिखा रखा है, लेकिन क्या होगा, सभी एंथर्स में यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एंथर में चारों जो पॉलन सेक्स हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो कहां होंगे, वो सेम स्टेज पे होंगे. वी कॉल इट सिनक्रोनी. ठीक है, सिनक्रोनस डेवलपमेंट होता है. कभी कभी इन सर्टेन प्लांट्स देयर कुड बी एसिंक्रोनस डेवलपमेंट, बट इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स. तो क्या है, हमने बात की, ये 4 लेयर्स आपको पता ही है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर क्या होती है आपको पता है, सबसे अंदर देयर इज टेपेटम that I had earlier drawn with red. So again I am drawing it with red. And जो अंदर वाला टिश्यू है, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इस अंदर वाले टिश्यू में ये सेल्स हैं, they have dense cytoplasm and these cells collectively are called sporogenous tissue, right? This is diploid. तो ये किसमें होता है, यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है. किसके अंदर, पॉलन चैम्बर्स, पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ना. ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आई हैव शोन. नाउ जैसे ये मैच्योर होगा, मैच्योरिटी की फर्स्ट स्टेज आ रही है, मैच्योर हो रहा है यंग एंथर से, तो क्या हो गया है, स्पोरोजिनस टिश्यू हैज नाउ कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड देयर आर सेवरल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया. Several microspore mother cells per microsporangium. Here we would find a difference between megasporangium and microsporangium. एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगी, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं, दे अंडरगो मियोसिस. यहां क्या हो रहा है, यहां इनमें मियोसिस हो रहा है. हियर व्हाट इज हैपनिंग, द प्रोसेस इज मियोसिस. ये मियोसिस हो रहा है, ये मियोसिस हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस आई हैव रिटन हियर मैच्योरिटी स्टेज 2, जिसमें क्या बन गया है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, नाउ दे हैव डिवाइडेड बाय मियोसिस. और आपको पता है मियोसिस में क्या बनती है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं. तो ये जो 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, व्हिच इज अगेन ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड इन इट. माइक्रोस्पोर टेट्राड. और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंड जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है क्या होता है बाद में, इसके जो 4 स्पोर्स हैं, वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है. मींस 3 माइक्रोस्पोर आपको सामने दिख रहे हैं, और एक माइक्रोस्पोर कहां है, पीछे दिख रहा है आपको. तो 4 का ग्रुप है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टेट्राड, एंड बिकॉज दे आर माइक्रोस्पोर्स, सो द नेम इज माइक्रोस्पोर टेट्राड. जैसे जैसे और एंथर मैच्योर होता है, व्हाट हैपेंस इज, ये जो टेट्राड है
इसके जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और क्या आ जाते हैं, सेपरेट होके इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स में सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ रिलीज। अब जब ये मैच्योर हो गए तब क्या होगा, तब ये दो पॉलन चैम्बर्स ऑफ लोब 1, दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, लोब 1 के पॉलन चैम्बर्स ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, लोब 2 के पॉलन चैम्बर्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे एंड आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड क्या होगा, साइड में स्लिट्स बन जाएंगे। इफ यू हैव नोटेड दिस डायग्राम, अब देखिए साइड में ये स्लिट बन जाती है और स्लिट से क्या होता है, इस स्लिट से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, राइट, दिस इज द स्लिट। अब देखिए दोनों पॉलन चैम्बर्स जो है वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए, दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, इसके पॉलन चैम्बर्स फ्यूज हो गए। सो एट द टाइम ऑफ रिलीज what happens, the two pollen chambers fuse together and pollen grains क्या हो जाते हैं, उसमें से slit के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। So I suppose it would be an interesting lecture। pollen grains रिलीज होने के बाद उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे पॉलिनेट होते हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, that we shall discuss in the coming lecture। So thank you for now।